हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 20 जून से लेकर 26 जून 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो उन पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए जल्द से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान खेल के कुछ MCQ हैं, तो इनसे शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष फ्रेंच फुटबॉल टूर्नामेंट लीग 1 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन। नेक्स्ट है, इस वर्ष एशियन कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है स्टैन वावरिंका। फिर है, भारत की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं हॉकी से। इसके बाद है, इस वर्ष मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है स्टेफनोस सित्सिपास ने। फिर है, MC मैरी कॉम ने कितनी बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 बार। फिर है, इस वर्ष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है इनमें से? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता इस साल। फिर है, इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रूट। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बार। फिर है, वर्ष 2020 में US ओपन में पुरुष वर्ग में चैंपियन कौन बने थे? तो चैंपियन बने थे डोमिनिक थिएम। 2020 में US ओपन डोमिनिक थिएम। फिर है, इनमें से किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं जीता है। तो वर्ष 1960 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता था, जबकि 1928, 1936 और 1956 में जीते थे। फिर है, बेल्जियम की महिला खिलाड़ी किम क्लिस्टर्स ये महिला खिलाड़ी है बेल्जियम की। आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। इसके बाद वर्ष 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर है, इनमें से किस देश ने 2 बार ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज़। फिर है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो किन एव। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में किस देश ने होपमैन कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फिर टोक्यो ओलंपिक में डेकाथलॉन स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है डेमियन वार्नर। फिर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। फिर है, जॉर्डन स्पीथ किस देश के दिग्गज गोल्फर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, इनमें से किस खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलखम्ब। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं कुमार संगकारा। फिर है, लुका मोड्रिक ये किस देश की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। इसके बाद है, इस वर्ष किस रेसर ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड विजेता हरमीत देसाई किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं ये? तो ये करते हैं टेबल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व हरमीत देसाई। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नए कोच बने हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड। इसका देखिए प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसे मैत्रेय को माना गया है। फिर है, 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। फिर है, देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे भीलम। फिर प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है?
तो ये जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। फिर है हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, आपको बताना है कि इसका सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, तो ये था दायमाबाद। फिर है प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस व थिकसे मठ किस स्थान पर स्थित है ये, तो ये लद्दाख पर स्थित है। फिर ऋग्वेद में वंशमंडल किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे से सातवें मंडल तक। फिर है पंप पोन रून, ये त्रिरत्न हैं किसके, तो ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। फिर है आयुर्वेद सर्वस्व किसकी रचना है, तो ये राजा भोज की रचना है। नेक्स्ट है आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को किस चालुक्य वंश के राजा से हार का सामना करना पड़ा था, तो यह है मूलराज द्वितीय। फिर है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था, तो ये हुआ था राज सिंह शैली में। फिर है तैलप द्वितीय ने मुंज पर 6 बार आक्रमण कर पराजित हुआ। उक्त घटना की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है मेरू तुंग की चिंतामणि से। फिर है पंचमाग्ड या आहत सिक्के किस धातु से बने थे, तो ये बने थे चांदी से। इसके बाद है आलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये महिपाल के शासनकाल में आया था भारत। फिर है ऋग्वेदिक कालीन शब्द उष्णी से क्या आशय है, तो इससे आशय है पगड़ी का। फिर है चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इनका सबसे पहला उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। फिर है धर्मगंज पुस्तकालय कहाँ स्थित था, तो ये था नालंदा में। फिर है गौड़वाहों किसकी रचना है, तो ये रचना है वाकपति की। इसके बाद अशोक के किस उत्तराधिकारी ने लोमश ऋषि गुफा आजीविकों को दान में दी थी, तो ये थे दशरथ। फिर है बाघ की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं, तो ये हैं गुप्त काल के। नेक्स्ट है नवीनतम ग्रंथ का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है औषधि क्षेत्र से। फिर है अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो ये मिलती है रुमिनदेई से। फिर है शून्यवाद के विद्वांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था नागार्जुना जी ने। फिर है गांधार शैली की पूर्ववर्ती कला हेलेनिस्टिक कला का परिचय भारतीयों से किसने करवाया था, तो ये यूनानियों ने करवाया था। फिर है मणि मेखले, ये काव्य जो है इसके लेखक कौन हैं, मणि मेखले ये काव्य है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है, तो लेखक हैं सत्यनार। फिर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ये किसने कहा था, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। फिर है गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य किस राजा के दरबार में थे, तो ये थे अमोघ वर्ष के दरबार में। फिर है हरिकेली नामक नाटक के रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता हैं विग्रहराज। फिर है महाबलीपुरम के तट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इनका निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। फिर मौर्यकालीन प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था मुद्रा परीक्षण से। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों को आंध्रभृत कहा जाता था, तो ये थे सातवाहन वंश के। फिर है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये हैं कणाद। फिर है बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है जावा में, जावा इंडोनेशिया में। फिर है नीतिवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन इसका राइट आंसर है। फिर हाइडेस पीस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रांत दक्षिणापद की राजधानी कौन सी थी, तो ये थी सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई थी, तो ये चौथा शिलालेख था। फिर है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हर्षेण और हर्ष ये सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, तो ये ग्रीक के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो इसका राइट आंसर है राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आगे देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, तो इन्हें देखते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पे हमें आर्टिकल भरने हैं। तो पहला है आई पेंड डैश लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द पुलिस, तो इसमें आ जाएगा आपका ए, आई पेंड अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द पुलिस। नेक्स्ट है गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा ए, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद है ही इंजॉय डैश डिनर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, सीधे सेंटेंस होगा ही इंजॉय डिनर। फिर है रिच आर रेयरली हैप्पन, तो यहाँ पे आ जाएगा द, तो द रिच आर रेयरली हैप्पी। फिर है वी आर मेंबर्स ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, वी आर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा माई सिस्टर रिटर्न होम लेट, यहाँ पे आएगा 11 PM के पहले एट, तो माई सिस्टर रिटर्न होम लेट एट 11 PM। फिर है दे गो टू द ऑफिस, यहाँ पे आएगा बाय लोकल ट्रेन। नेक्स्ट है दिस बैग बिलोंग्स टू गीता। फिर है रमन वाज बोर्न डैश May 31, 1985, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन, रमन वाज बोर्न ऑन May 31, 1985। नेक्स्ट है आई लाइक द क्रॉकरी आइटम्स डैश द सुपर मार्केट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एट, तो आई लाइक द क्रॉकरी आइटम्स एट द सुपर मार्केट। नेक्स्ट है द ट्रेन पासेस डैश द टनल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा थ्रू, तो द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। नेक्स्ट है आई मस्ट अपोलोजाइज डैश माई मिस्टेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर, तो आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स। फिर है आगे हमें यहाँ पे वर्ब भरने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है रमन फ्रीक्वेंटली डैश जंक फूड्स इन ऑफिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ईट्स, तो रमन फ्रीक्वेंटली ईट्स जंक फूड्स इन ऑफिस। नेक्स्ट है इफ़ यू रिक्वेस्ट हर शी डैश दिस मैटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा विल टाइप, तो शी विल टाइप दिस मैटर। नेक्स्ट है दे वर टॉकिंग ऑन फैमिली मैटर्स व्हेन ही डैश होम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रीच्ड, तो दे वर टॉकिंग ऑन फैमिली मैटर्स व्हेन ही रीच्ड होम। नेक्स्ट है आई कट माई फिंगर व्हेन आई डैश ऑनियंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वॉज शॉपिंग, तो आई कट माई फिंगर व्हेन आई वॉज शॉपिंग ऑनियंस। नेक्स्ट आई वॉन्ट गो टू द ऑफिस इफ़ इट, यहाँ पे आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आएगा आपका रेन्स, तो आई वॉन्ट गो टू द ऑफिस इफ़ इट रेन्स। नेक्स्ट है द फिल्म डैश अ गुड बिजनेस लास्ट वीक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिड, द फिल्म डिड अ गुड बिजनेस लास्ट वीक। आगे यहाँ पे देखिए हमें वॉइस चेंज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सैलड्स हैव बीन ईटन बाय हर फादर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर फादर हैड ईटन सैलड्स। नेक्स्ट है आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी। फिर है लेंड मी सम मनी प्लीज़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी सम मनी। नेक्स्ट है हु पेंड दिस नॉवेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय होम वॉज दिस नॉवेल पेंड। नेक्स्ट है राजू ड्रॉप्ड द कॉइन्स इनटू द रिवर, तो इसका राइट आंसर होगा द कॉइन्स वर ड्रॉप्ड इनटू द रिवर बाय राजू। फिर है द टीचर प्रोवाइड्स कट एंड ड्राई नोट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कट एंड ड्राई नोट्स आर प्रोवाइडेड बाय द टीचर। इसके बाद है द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड केयरफुली बाय द डॉक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। इसके बाद है आइडम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले है स्टीलिंग समवन्स थंडर, तो इसका मतलब होता है टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट्स। फिर है टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होता है फेस अ प्रॉब्लम विदाउट फियर। फिर है अ डार्क हॉर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हुज एबिलिटीज़ आर हिडन। इसके बाद है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन। इसके बाद है कॉल ऑफ, 30 नंबर पे देखिए दिया आपका कॉल ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कैंसिल। फिर है यहाँ पे हमें अपोजिट मीनिंग बताने हैं। यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में वर्ड दिए हैं इनका हमें अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए है हैरास, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कंफर्ट। फिर है फॉर्चुनेट,
तो इसका अपोजिट होगा हैप्लेस, फॉर्चुनेट का अपोजिट हैप्लेस। फिर है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का अपोजिट हो जाएगा आपका प्रेजुडिस। फिर है वेटरन, 34th में वेटरन, इसका अपोजिट होगा नोवाइस। फिर है आउटरेज, आउटरेज का अपोजिट हो जाएगा आपका प्रेज। फिर यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है सिनोनिम्स, यानी कि जो भी क्वेश्चन में है वर्ड दिए हैं इनका हमें सेम मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है स्नीर, तो स्नीर का सिनोनिम हो जाएगा मॉक। फिर है डैम्प, तो डैम्प का सिनोनिम हो जाएगा आपका सॉगी। फिर है शैबी, तो शैबी का आपका सिनोनिम हो जाएगा अनटाइडी। फिर है डिग्निटी, तो डिग्निटी का आपका सिनोनिम होगा प्राइड। और इसके बाद है ह्यूज, ह्यूज का सिनोनिम होगा जाइगेंटिक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए हमें एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब उस पूरे सेंटेंस को अगर एक वर्ड में बोले तो क्या बोला जाएगा वो हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एफेमेरल। फिर है समवन हु इज़ रिजर्व्ड एंड शाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंट्रोवर्ट। इसके बाद है फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बिबिलियोफोबिया। फिर द स्टडी ऑफ द हार्ट डिसीज़ एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। इसके बाद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइकोलॉजी। फिर है यहाँ पे देखिए एक कोई वर्ड है और उस वर्ड की चारों ऑप्शन में अलग अलग स्पेलिंग दी हुई हैं, तो हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से स्पेलिंग किस ऑप्शन में सही है। तो देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन जो है 46, यहाँ पे हमारा वर्ड है टुमारो, तो टुमारो की सही स्पेलिंग कहाँ पे लिखी है, टुमारो की सही स्पेलिंग है आपके ऑप्शन नंबर ए में। फिर है कल्चर, तो कल्चर की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी में। फिर है ऑटोबायोग्राफी, 48 में देखिए ऑटोबायोग्राफी हमारा वर्ड है, तो इसकी सही स्पेलिंग लिखिए ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर की सही स्पेलिंग लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी में। फिर है लास्ट क्वेश्चन गारंटी, तो गारंटी की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी में। फिर यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये जो पंक्ति है ये कामायनी के किस सर्ग से है, तो ये है लज्जा सर्ग से। फिर है कितना अनुभूतिपूर्ण था उस क्षण का आलिंगन, ये जो कथन है किस रचना से है, तो ये है ध्रुव स्वामिनी से। फिर है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो ये है इस्लाम दर्शन। फिर है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है, तो यह है लखनऊ। फिर अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है, तो यह है ब्रिज भाषा की रचना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, तो अपना खबर इसमें से दलित आत्मकथा नहीं है। फिर है अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, तो ये है शंकु की अवधारणा। फिर है जादुई मार्थयवाद के प्रतिस्थापक कौन हैं, तो ये हैं बुअलो। फिर है व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं, तो ये हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी विधा से संबंधित रचना है ये, तो ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। फिर हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ये किस इतिहासकार का कथन है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर है प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन हैं, तो ये हैं रामविलास शर्मा। फिर है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं, तो यह है मैथिली शरण गुप्त। फिर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम है स्वयंभू, पुष्पदंत, अदद हमाड़ और हेमचंद्र। फिर कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये किसका कथन है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। फिर है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो ये है श्रीलाल शुक्ल। फिर है जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य में पौ कहीं नहीं जात, यह काव्य जो है, इन काव्य की जो पंक्तियाँ इसके रचयिता कौन आपको बताना है, तो इसके रचयिता हैं चतुर्भुज दास। फिर है जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की कृति।
फिर है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो सराहपाद जी को हिंदी का पहला कवि माना गया है। फिर है कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। फिर है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ये है मैथिली। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं? तो हनुमत चरित के रचयिता तुलसीदास जी नहीं हैं इनमें से। फिर बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं? तो सूरदास बाल चित्रण में श्रेष्ठ हैं। फिर इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो ये है भूमिजा। फिर अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ये हैं महादेवी वर्मा। फिर है उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो ये है व्याकरण। फिर आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मोहन राकेश। फिर कितने पाकिस्तान नाम का एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कमलेश्वर। फिर हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। फिर है कर्मनाशा की हार, ये कहानी है, ये किसकी है? ये कहानी का संग्रह, ये कहानी का संग्रह है शिव प्रसाद सिंह जी का। इसके बाद शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य जी। फिर आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है ये? तो ये है नामवर सिंह इनका संकलन। फिर लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। फिर लाल पसीना एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है चिदम्बरा। फिर राधा बल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो ये हैं गोस्वामी हितहरि वंश। फिर है सत्य के प्रयोग, ये एक आत्मकथा है, आपको बताना है किसकी आत्मकथा है ये? तो ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। फिर आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या आपको बताना है? तो यहाँ पे देखिए सरापा, गोरखनाथ, आमिर खुसरो और विद्यापति, ये सही क्रम है। फिर एही रूप शक्ति और सीयूं, एही रूप त्रिभुवन कर जीयूं, यह एक काव्य है। तो ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये हैं मंझन जी की पंक्तियाँ। फिर हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक कौन हैं? तो ये हैं बनारसी दास जैन। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो ये है पथ के साथी। फिर इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? तो है महाश्वेता देवी। फिर 11 वर्ष का समय, यह किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी है? तो ये कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, उसके बाद आंधी और उसके बाद इंद्रजाल। फिर विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो ये है केशव दास जी की कृति। फिर शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पे होती है व्यंजना शब्द शक्ति। फिर जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है ये? तो ये है चंपू काव्य। इसके बाद पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की। फिर इनमें से आंचलित उपन्यासकार कौन हैं? तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और लास्ट है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मभूमि। इसके बाद देखते हैं कुछ करंट की न्यूज़। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक अपडेट है, तो भारत में जानवरों के लिए कोरोना की पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है। ये भारत में जानवरों के लिए कोविड की पहली वैक्सीन होगी, इसलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका नाम याद रखना है। इसका नाम दिया गया है एनोकोवैक्स, ठीक है, इस वैक्सीन का नाम दिया गया है एनोकोवैक्स, और ये भारत में जानवरों के लिए कोरोना की पहली वैक्सीन है। इसके बाद यहाँ पे CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत में जो आयकर भरने वाले करदाता हैं इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। सबसे पहले CBDT के अध्यक्ष का नाम याद रखिए, ये हैं संगीता सिंह जी, इनका नाम याद रखना है आपको। इन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता हैं इनकी संख्या 24 लाख बढ़ गई है, ठीक है।
तो 2020-21 में ये संख्या थी 6.9 करोड़ और 21-22 में बढ़ के ये 7.14 करोड़ हो गई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रूस जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का निर्यातक बन गया है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का निर्यातक रूस बन गया है। इसने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। पहले दूसरे नंबर पे था सऊदी अरब और अब दूसरे नंबर पे सऊदी अरब को पछाड़ के रूस आ गया है। इसके अलावा पहले नंबर पे कौन है, तो ये याद देखिएगा, पहले नंबर पे यहाँ पे इराक है। तो इराक के बाद अब रूस आ गया है और सऊदी अरब आ गया है तीसरे नंबर पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है पृथ्वी-2। हाल ही में भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो रात्रिकालीन इसका सफल परीक्षण किया गया है और रक्षा मंत्रालय ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। और जो इसका सफल परीक्षण किया गया है ये उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण केंद्र में किया गया है। तो यहाँ पे जो ये मिसाइल है ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक का यूज़ करके डेवलप की गई है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका नाम पृथ्वी-2 दिया गया है और इसकी जो रेंज है ये 350 किलोमीटर तक की है। तो आप रेंज याद रख सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पे भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं 288 युवा कैडेट। तो यहाँ से तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। तो जो भी भारतीय वायुसेना है ये अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकू विमानों को बढ़ाना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इनका बढ़ाना चाहती हैं और इसी के लिए वायुसेना ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 लड़ाकू विमान को खरीदेगी। ठीक है, आपको कीमत याद रखना है, 1.5 लाख करोड़ और 114 लड़ाकू विमान होंगे इसमें। तो आत्मनिर्भर भारत योजना को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए 114 में से जो 96 विमान हैं इनको भारत में ही बनाया जाएगा और जो 18 विमान शेष इनको विदेशी विमान निर्माता कंपनियों से आयात किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 114 लड़ाकू विमान और 1.5 लाख करोड़ ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले हैं आंचल ठाकुर। तो भारत की स्कीइंग चैम्पियन आंचल ठाकुर महिला विश्व रिकॉर्ड के राजदूत के लिए चयनित की गई हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनका चयन हुआ है। तो महिला विश्व रिकॉर्ड के राजदूत के रूप में इनका चयन किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है आंचल ठाकुर। इसके बाद है एक गिनी पिग जिसका नाम है मौली। तो एक गिनी पिग यानी कि जो चूहे की तरह दिखती है एक प्रजाति जिसे गिनी पिग कहा जाता है उसका नाम है मौली और ये न्यूज़ है स्वीडन की। तो इसने बास्केटबॉल खेलकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो गिनी पिग ने 30 सेकंड में 4 बार 1 इंच का जो व्यास है 1 इंच व्यास वाली गेंद को एक छोटे से बास्केट में इसने डाला है। तो 30 सेकंड में 4 बार। तो इसी रिकॉर्ड के लिए इसका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया है। इसका नाम आपको याद रखना है मौली। इसके बाद यहाँ पे है रूथ लार्सन। तो 103 साल की उम्र में इन्होंने स्काई डाइविंग में रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन की रूथ लार्सन है, 103 साल की उम्र में इन्होंने स्काई डाइविंग करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इसके बाद है एसी मिलान। एसी मिलान क्या है? एसी मिलान एक फ़ुटबॉल का क्लब है जिसको अमेरिका की निवेश फर्म खरीदेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो एसी मिलान जो फुटबॉल क्लब है ये याद रखेगा कि ये इटली का जो शीर्ष फुटबॉल लीग है सीरी ए, यहाँ के चैंपियन रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में चैंपियन यही क्लब है एसी मिलान। तो इसको अमेरिका की निवेश फर्म रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर में बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे चिली की न्यूज़ है। तो दक्षिण चिली में एक पार्क है जिसका नाम है अलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क। अलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क, यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना पेड़ मिला है। तो ये जो पेड़ है एक साइप्रस ट्री है और इसे सनोवेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसका प्रजाति का नाम है साइप्रस ट्री या सनोवेर, इस प्रजाति को कहा जाता है। और ये जो पेड़ है ये पूरे दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। इसको एक नाम दिया गया है, तो इसका नाम है ग्रेट लैंड फादर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। साइप्रस ट्री या सनोवेर ये प्रजाति का नाम है और पेड़ का नाम दिया गया है ग्रेट लैंड फादर। तो इस पेड़ की उम्र लगभग 5484 साल बताई जा रही है। तो आप समझ ही रहे हैं कितना पुराना पेड़ है। और इस पेड़ को बताया गया कि ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़ अभी मिला है चिली में। फिर यहाँ पे एक ट्रेन है पंजाब मेल।
तो भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लंबी दूरी की ट्रेनों में से एक है पंजाब मेल। ये 1 जून 2022 को 110 साल की हो गई है। ठीक है, तो 110 सालों की ट्रेन हो गई है। तो 110 साल पहले भी जो ट्रेन थी इटारसी से होकर पेशावर और मुंबई के बीच चलती थी। 1912 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा शुरू की गई थी ये पंजाब मेल, और 1947 में आज़ादी के बाद 6 डिब्बों से बढ़ा के इसे 24 डिब्बे का कर दिया गया था। तो 1912 में शुरू की गई थी और अभी चला 2022, तो 110 साल पुरानी ट्रेन है ये पंजाब मेल। आपको नाम याद रखना है। आप फोटो में देख रहे हैं ये मुंबई से फिरोज़पुर तक इसमें डेस्टिनेशन दिया हुआ है। फिर है नाजी कैदी की घड़ी, अभी हाल ही में नीलाम की गई है ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज में। तो ये जो घड़ी है इसको नीलाम किया गया है 1.47 करोड़ में। ठीक है, 1.47 करोड़ रुपए में इसको नीलामी की गई है इसकी। और इस घड़ी की खासियत क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जो कैदियों के जो कैंप बने थे नाजियों के लिए, तो वहाँ से जो भागे थे, जो घटना थी ग्रेट स्केप, आपने सुना था 1944 की। तो ग्रेट स्केप घटना के दौरान जब वहाँ से कैदी भागे थे, तो उनमें से एक कैदी गेराल्ड इम्सन, ये कैदी का नाम है, तो गेराल्ड इम्सन ने ये घड़ी पहनी हुई थी और इस कारण से ये घड़ी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, नामित है। तो इसको अभी हाल ही में 1.47 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। फिर है हरिनी लोगन, तो ये भारतवंशी है, इन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता है। अमेरिकी स्टूडेंट है ये हरिनी लोगन। इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता है। इसके बाद है बजराम बेगज, ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये अल्बानिया के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे बजराम बेगज। अभी अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो नाम याद रखना आपको, इनका इम्पॉर्टेंट नाम है। फिर यहाँ पे मंगोलिया की न्यूज़ है। तो भारत सेना का 16 देशों के साथ सैन्याभ्यास हुआ है। तो भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने मंगोलिया में 16 देशों की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम था खान क्वेस्ट 2022। ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसका नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का नाम पूछता है तो एक्सरसाइज का नाम है खान क्वेस्ट 2022। खान क्वेस्ट 2022 6 से 17 जून तक चली इसमें, और भारत की सेना ने यहाँ पे हिस्सा लिया। और ये जो एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ थी, ये भी याद रखिएगा, तो ये हुई थी मंगोलिया में। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो यहाँ पे बेबी फूड की मॉडल यहाँ पे एन टर्नर कुक, हाल ही में इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये अमेरिकी बेबी फूड की मॉडल रह चुकी हैं, काफ़ी लोकप्रिय थी वहाँ पे। इनका नाम था एन टर्नर कुक, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले है विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जो कि हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है, और दुनिया भर में जितने भी शरणार्थी हैं उनको समर्पित है ये, उनके राइट्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। तो शरणार्थियों की स्थिति से जो संबंधित 1951 में कन्वेंशन हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 20 जून 2001 को पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस विश्व स्तर पे मनाया गया था। ठीक है, तो 2001 में सबसे पहली बार विश्व स्तर पे इस दिन को मनाया गया था। तो इसे पहले मूल रूप से अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता था। इसका पुराना नाम था अफ्रीका शरणार्थी दिवस, पहले इसको इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पे इसे दिसंबर 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था, और सबसे पहली बार 20 जून 2001 को ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और इसका नाम था विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। डेट याद रखिएगा, 20 जून को मनाया जाता है हर साल। इसके अलावा इस साल की थीम याद रखिएगा, थीम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम है हुएवर, वॉट एवर, वेन एवर, एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक सेफ्टी। ये 2022 की थीम है, थोड़ी लंबी है पर आपको याद रखनी है। फिर से सुन लीजिए, हुएवर, वॉट एवर, वेन एवर, एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक सेफ्टी। ये 2022 की थीम है आपकी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 जून को, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल मनाया जाता है 21 जून को।
ठीक है, तो 2022 किसकी थीम है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही अगर ये करंट में दिन पड़ता है तो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2015 पे। हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में सबसे पहली बार इस दिन को एक अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप में महत्व दिया था। ठीक है, उसको एक पहचान दी थी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। तो उसके बाद से 2015 से हर साल ये दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सबसे पहली बार मनाया गया था 2015 में। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि इस साल कौन सा एडिशन मनाया गया, कौन सा संस्करण। तो याद रखिएगा इस साल 8वां संस्करण मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। थीम याद रखिएगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इसके अलावा ये तो पता ही होगा आप सभी को योगा दिवस मनाया क्यों जाता है। देखिए योगा जो है इसका पूरे विश्व भर में इसको बढ़ावा देने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हेल्दी लाइफ के लिए अलग अलग तरह की बीमारियां भी योगा से दूर हो जाती हैं। हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, हर एज के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट्स हों या बुज़ुर्ग हों। तो योगा को अपने डेली लाइफ में शामिल करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, पूरे विश्व भर में इसका प्रसार करने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। इसके बाद खेल चर्चा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत की स्टार मुक्केबाज जो है MC मैरी कॉम, तो इस वर्ष जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं वहाँ से ये बाहर हो गई है चोट के चलते। तो एक काफ़ी हॉरिबल न्यूज़ है ये। काफ़ी उम्मीदें थी MC मैरी कॉम से, लेकिन इस वर्ष जो अब राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं तो चोट के चलते ये राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गई हैं। इनकी जगह अब नीतू को कॉमनवेल्थ का टिकट दिया गया है। इसके बाद देखिए जो विंबलडन होता है, टेनिस के 4 मेजर ग्रैंड स्लैम में से एक विंबलडन, तो इसकी जो इनामी राशि है इसमें वृद्धि की गई है। तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का जो आयोजन करने वाली संस्था है ऑल इंग्लैंड क्लब, इन्होंने विंबलडन में खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ाने का फैसला किया है। तो इन्होंने बताया है कि विंबलडन की इनामी राशि को बढ़ा के 40.3 मिलियन पाउंड किया जाएगा। पहले ये राशि थी 35 मिलियन पाउंड और अभी हो गई 40.3 मिलियन पाउंड। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि विंबलडन में इस बार से अब पुरुष और महिला एकल वर्ग में जो विजेता बनेंगे इनको 2-2 मिलियन पाउंड दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ICC की तरफ से जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शुरू किया गया था, तो अभी हाल ही में मई के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। तो पुरुषों में बात करते हैं तो श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज़ को चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 के लिए, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ पुरुषों में। वहीं अगर महिलाओं में बात किया जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान की लेग स्पिनर हैं तुबा हसन को महिलाओं में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है मई 2022 के लिए। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, पुरुषों में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ और महिलाओं में पाकिस्तान की तुबा हसन। यहाँ पे देखिए भारत के ग्रैंड मास्टर हैं प्रज्ञानंदा, इन्होंने हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन का टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 9 दौर के मुकाबले में 7.5 अंक अर्जित किए हैं और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये टूर्नामेंट हुआ था ओस्लो। ठीक है, ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी। तो ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता अभी रिसेंट में, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे फार्मूला 1 चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो फार्मूला 1 चैंपियन हैं मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और अभी हाल ही में हुई अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 की नेक्स्ट रेस थी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, तो इसमें मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया, पहला स्थान हासिल किया है। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता 2022 का अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। इसका यहाँ पे BCCI से न्यूज़ आई है कि इन्होंने जो भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और अंपायर थे, इनकी जो पेंशन होती है इसमें बढ़ोतरी की है, इसमें बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो ऐसे पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने 50 से 74 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और वो 2003 के पहले उन्होंने संन्यास लिया है, उन्हें 15,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा ऐसे पूर्व क्रिकेटर जो 75 से ज़्यादा प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं, इन्हें 22,500 रुपये की जगह अब 45,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जो 37,500 रुपये पेंशन वाले पूर्व क्रिकेटर थे, टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्हें अब 60,000 रुपये दिया जाएगा।
और ऐसे पूर्व क्रिकेटर जिनको 50,000 दिया जाता था उन्हें 70,000 दिया जाएगा। इसके अलावा जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं इनको भी पेंशन के रूप में 30,000 रुपये की जगह अब 52,500 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद AFC एशियन कप है यहाँ पे, जो कि फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो भारत ने फिर से क्वालिफाई कर लिया है और ये पहली बार हो रहा है जबकि भारत ने लगातार 2 बार इस AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये जो AFC एशियन कप है ये अगले वर्ष आयोजित होगी और इसके लिए भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा भारत ने 1964, 1984, 2011, 2019 में भी एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था और 1964 में भारत उपविजेता भी रह चुका है। इसके अलावा जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने के मामले में फ्रैंक पुस्कस की बराबरी कर ली है। दोनों लोगों के अब 84 गोल हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स से न्यूज़ है और ये जो यूथ गेम्स हैं इस साल हरियाणा के पंचकुला में खेले जा रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इस बार सबसे पहली बार मलखम्ब यानी कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखम्ब, इसको शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे पहली बार। और मलखम्ब में मध्य प्रदेश ने ओवरऑल चैम्पियन की ट्रॉफ़ी जीत ली है। तो मध्य प्रदेश की टीम ने यहाँ पे 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल यहाँ पे 12 पदक जीतकर ओवरऑल चैम्पियन बन गई है मध्य प्रदेश की टीम मलखम्ब में। इसके बाद यहाँ पे पावर नुर्मी गेम्स है जहाँ पे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा से नया बनाया है, लेकिन फिर भी नया रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता थे भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, इन्होंने नया कारनामा किया है। तो फिनलैंड में ये गेम्स हो रहे थे पावर नुर्मी गेम्स, तो यहाँ पे इन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पुराना रिकॉर्ड था इनको 88.07 मीटर का, ठीक है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड था 88.07 मीटर्स का, पुराना नेशनल रिकॉर्ड था। इसको सुधार के इन्होंने 89.30 मीटर किया और अपना इन्होंने सर्वश्रेष्ठ थ्रो का प्रदर्शन किया। इसके बाद इन्हें रजत पदक यहाँ पे दिया गया है। तो पहले प्लेस पे यहाँ पे हेलेंडार थे, इन्होंने 89.93 मीटर का थ्रो किया और शीर्ष स्थान हासिल किया। ये फिनलैंड के हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे नीरज चोपड़ा रहे 89.30 मीटर के साथ, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सुधारा अपना। पुराना रिकॉर्ड भी याद रखेगा 88.07 मीटर का। इसके बाद सामायिकी पे नज़र डालते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से तो आप बस इतना ही याद रख सकते हैं कि जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का भी उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है पुणे में। पुणे में कहाँ? पुणे में देहू में। तो ये 2 प्लेसेस का नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तालिबान ने घोषणा की है कि तापी परियोजना फिर से शुरू की जाएगी जल्दी ही। तो ये तापी परियोजना से अभी तो जब शुरू होगी उसके बाद न्यूज़ में आएगा, तब भी जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट है, न्यूज़ है, वो हम कवर करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे तापी बता देता हूँ क्या है। तापी का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो ये एक पाइपलाइन परियोजना है जो कि तालिबान ने घोषणा की है कि 4 महीने के अंदर इसे शुरू कर दिया जाएगा। कौन कौन से देश है? तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, शॉर्ट में तापी। तो ये आपको 4 देश अभी फ़िलहाल ये नाम याद रखने हैं। इसका जैसे ही शुरू होगी तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है इकोसॉक। इकोसॉक आपने पढ़ा होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो अभी हाल ही में 17 देशों को यहाँ का सदस्य चुना गया है, जिनका जो कार्यकाल होगा 3 साल का होगा आगे का। कौन कौन से देश हैं इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोत्सवाना, केप वर्डे, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी। एशिया प्रशांत देशों में चीन, लाओस, कतर, दक्षिण कोरिया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से ब्राज़ील, कोलंबिया, कोस्टा रिका। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों में डेनमार्क, यूनान, न्यूजीलैंड, स्वीडन। पूर्वी यूरोपीय देशों में बात करते हैं स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। तो ये 17 देशों को अभी हाल ही में इकोसॉक में शामिल किया गया है 3 साल के कार्यकाल के लिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज़पेपर की PDF, मैगज़ीन की PDF, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, GK, सब कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।